नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम में। और जहां पे हम सुनील सर के साथ ये डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल रीजंस क्या हैं जिनको हमें समझना चाहिए और आगे उनसे हम क्यूज ले सकते हैं। लास्ट वीक या कहें जनवरी का अब तक का महीना, नए साल की शुरुआत मार्केट के लिए काफ़ी एक इल्यूजन सा था, एक काफ़ी कन्फ्यूजन सा था कि हो क्या रहा है। और एफआईआई बिल्कुल नए तरीके से आए हैं और उन्होंने धुआंधार सेलिंग करी है। अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुका है और बजट इस महीने के आखिरी दिन से, मान लीजिए आप 1 फरवरी को संडे के दिन आएगा। तो इन सब को मिला करके हम क्या राय बनाए मार्केट की, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इस पहेली को आज हम सुलझाएँगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूज़न है कि मार्केट का अगर आप इंडेक्स देखेंगे ना कि किस तरीके से वो होके आया है, तो यू विल बी सरप्राइज़ कि मार्केट पूरे हफ्ते के दौरान 0%, मतलब 2 पॉइंट चला है, जहां पे था वहीं पे, तो इसलिए उसको 0 प्लस में रखा क्योंकि वो ग्रीन में दिख रहा है। सारे इंडाइसेस आप मेन देखेंगे तो बहुत नैरो रेंज में थे, एक्सेप्ट बैंक ने, यानी बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मजबूती दिखाई क्योंकि बैंकिंग में तेजी थी। पीएसयू बैंक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, 5% की रैली वहां पे दिखी। मेटल ग्लोबली है तो तेजी है, और आईटी ने 3% की रैली दिखाई, थैंक्स टू निफ्टी इन्फोसिस, क्योंकि उसने गाइडेंस रिवाइज किया है। रियल एस्टेट और फार्मा में थोड़ी सी नरमी रही। ये एफआईआई का डेटा, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो पूरे हफ्ते या पूरे महीने बेचते रहे जनवरी में। इसको देख के दो क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं। आज हमने बिल्कुल ब्रॉड क्वेश्चन रखा है कि ये मार्केट में हो क्या रहा है, इसको समझाएंगे सुनील सर। और साथ ही जो एफआईआई की इतनी बिकवाली है, उसका क्या कुछ और मीनिंग निकाला जाए क्या, या एक जनरल है कि हमेशा की तरह बेच रहे हैं, तो वही चीज है। इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। सुनील सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कर और जैसे कि मैंने एक बड़ा वेग सा ब्रॉडर क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि मार्केट में चल क्या रहा है सर, किसी को समझ नहीं आ रहा। तो नीरज जी भाई, ये चीज है कि ये जनवरी फर्स्ट 2 वीक्स एक छुट्टियों से वापस आने की वक्त होती है। जो उनका साल कितना अच्छा गया बुरा गया एफआईएस के लिए, तो वो उस हिसाब से अभी फ्रेश एलोकेशन करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कैश बैलेंस बिल्डअप हो चुकी होती है। और इस बार क्या हुआ है कि उस छुट्टियों के माहौल में जियोपॉलिटिक्स ने आके वेनेजुएला के अटैक, क्यूबा के ऊपर धमकी, ग्रीनलैंड के ऊपर धमकी, फिर ईरान के ऊपर धमकी, तो जियोपॉलिटिकल माहौल बहुत इन 2 हफ्तों में भयंकर बढ़ गया। तो ये एक चीज है कि जनरली एक नर्वसनेस की फीलिंग जियोपॉलिटिक्स के कारण हुई थी। मगर जब मैंने डेटा को देखा, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि एफआईएस क्यों बेच रहे, ये क्यों रहे, और यहां पर देखा मैंने तो दो चीज है इस पर कि ये एक इवेंट भरी महीना 1.5 महीना है। दो इवेंट्स है, एक को इवेंट नहीं कहना चाहिए, एक तो प्रोग्रेसिंग इवेंट है, एक 1 डे का इवेंट है। एक तो बजट और दूसरी है अर्निंग सीजन, राइट। तो इस चीज के कारण एक, और ये एक ट्रेंड का भी हमने पहले भी जिक्र किया था इसका कि फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में सावधानी से ही डिप्लॉय करते हैं लोग, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत होती है और सेकेंड मंथ में पीक होता है। यानी इस क्वार्टर का फरवरी में बाइंग पीक होता है, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाती है कि अर्निंग सीजन कैसे हो रही है। ये एक ट्रेंड है, हर क्वार्टर में आप देख सकते हैं। तो हम उस पीरियड में हैं जहां पे अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स की क्लैरिटी पूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस बार का बजट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को हम डिबेट करेंगे। बट इस स्लाइड के ऊपर अगर देखेंगे, खास चीज जो मैं कह रहा हूं, तो उसकी बात क्या है कि पहली चीज है, आप जैसे आपने बताया 26,000 करोड़ एफआईएस ने बेचा, और इस 4 दिन के मुहूर्त में 15,000 करोड़ बेचा। तो ये बिकवाली जो उन्होंने किया है, ये समझिए कि ये नेट है, ग्रॉस नहीं है। यानी मैं समझाऊं कि एक एक नंबर को पकड़े, उधर 4,600 करोड़ सिर्फ 16 जनवरी को। तो इसका अर्थ नहीं कि पूरे एफआईएस बेच रहे थे। इसमें यह अर्थ होगा कि 46,000 करोड़ कुछ एफआई ने खरीदा, 50,000 करोड़ कुछ एफआई ने बेचा, तो नेट आपको 4,000 ऑड करोड़ लॉस दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एफआईएस नेगेटिव है, कुछ एफआईएस खरीद रहे हैं कुछ, और डेल्टा में वो नेगेटिव की ओर टिल्ट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्या जियोपॉलिटिक्स कारण है? मेरा मानना है नहीं। तो बाद में वो स्लाइड पे आएंगे, पर उसके पहले डीआईएस की बात करें। अब देखिए, लास्ट ईयर के आंकड़े सबको याद होंगे अभी, क्योंकि सबको सिर में हमने हाथी हथौड़ा लेके मार दिया है। क्या है वो कि 1.5 लाख से 1.25 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा नेट, और
8 लाख करोड़ के करीब डीआईएस ने खरीदा। तो डीआईएस की ताकत समझिए कि 5 टाइम्स ऑफ व्हाट एफआईआई ने बेचा उन्होंने खरीदा। यह है ताकत डीआईएस की और एफआईआई की सेलिंग की बात। यहां पे देख रहे हैं तो ये तो टो टू टो जा रहे हैं ना, करीबन जितना वो बेच रहे हैं उतना ही खरीद रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स नहीं खरीद रहे हैं। यानी कि डीआईएस भी अपना कैश को हाथ में रख रहे हैं, वेटिंग फॉर व्हाट, अर्निंग सीजन एंड फॉर बजट, करेक्ट। तो अब ये अर्निंग सीजन की बात, क्योंकि अब एक बात आपको ठीक समझना चाहिए, लास्ट ईयर पूरे साल में बिकवाली हर महीने हो रही थी, बीच में एक आध 2 महीने में थोड़ी बाइंग हुई थी। यानी कि मार्केट को कौन चला रहा है आजकल? डीआईआई चला रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी खरीदा वही चली। लास्ट ईयर उन्होंने खरीदा बैंकिंग, उन्होंने बेचा आईटी, बेचा रियल्टी, तो उनकी जो मूव है, तो इस बार क्योंकि वो घर में बैठ रहे हैं, ज्यादा अपना हाथ नहीं दिखा रहे हैं कि क्या खरीद रहा हूं, तो वो एक कारण है। मगर अर्निंग सीजन की भी जो शुरुआत अभी हुई है, 100 कंपनी की और कितने दिया है, मगर अब तक की है कि टॉप लाइन सेल्स जो जीएसटी का इंपैक्ट हो सकता है वो अच्छा है, मगर मार्जिन्स में अब तक ये एक ट्रेंड नहीं पकड़े, मगर अब तक दिख रहा है कि 4% प्रॉफिट गिरा है निफ्टी की कंपनियों में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इससे इट्स टू अर्ली टू टेक इट एज अ ट्रेंड, बट अब तक कोई उतना भयंकर पॉजिटिव अर्निंग सीजन की खबर नहीं आई है, तो सावधान रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बजट तक ऐसे ही रहेंगे और शायद बजट की ट्रिगर से कुछ सेक्टर एलोकेशन करेंगे, और उसके बाद मिड फरवरी जब तक के प्रोबेबली 30-40% ऑफ द मार्केट के 5000 कंपनियों ने अपना रिजल्ट्स पेश किया होगा, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर कॉल लेके डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो अब के लिए जो सेक्टर उनको पॉजिटिव दिख रहे हैं उधर खरीद रहे हैं। तो एक मिनट अगर हम वापस उस सेक्टर में जाएंगे तो वो क्लैरिटी से दिख जाएगा। वो हम कहेंगे देखिए यहां पर क्या हुआ है, मार्केट आपने कहा कि कहीं नहीं गया, क्यों नहीं गया? बिकॉज सेक्टर रोटेशन हो रही है। एग्जैक्टली क्या, एक को खरीद रहा है तो दूसरे को बेच के ही उसको खरीदते हैं। एक मिनट वो स्लाइड दिखाइए। हाँ देखिए, कोई भी इंडेक्स कहीं नहीं गया, क्योंकि हर इंडेक्स में उसने कुछ सेक्टर को बेचा तो कुछ सेक्टर को खरीदा, इसीलिए फ्लैट। तो किसको बेचा किसको खरीदा? अब देखिए, बेचने के लिए कोई नेगेटिव खबर नहीं है, मगर खरीदने के लिए पॉजिटिव खबर है, इसलिए खरीदा। तो पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए, लोन ग्रोथ अच्छा था, मार्जिन अच्छे थे, और उनका एनपीए लेवल भी ठीक था। तो पीएसयू बैंक के अभी जो जितने भी पीएसयू बैंक ने रिपोर्ट किया, अच्छे नंबर रिपोर्ट किए। सिमिलरली आईटी का जैसे आपने कहा, इन्फोसिस ने एक अच्छा गाइडेंस दे दिया, बस वो एक बेलवेदर है, तो नेचुरली वो आईटी के ऊपर एक हवा सा छा जाता है। मेटल की बात तो आपने करी, ये इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि मेटल के एक ग्लोबल सुपर साइकिल बन रहा है, ऐसी बात चल रही है। और वर्ल्ड में मेटल की दाम आपको लंदन मेटल एक्सचेंज या कॉमेक्स में फिक्स होते हैं, तो उधर अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर इंडिया में भी दिखता है, तो मेटल कंपनीज के लिए पॉजिटिव बनती है। ये मैं कहूंगा एक ट्रेंड या ऐसा कुछ नहीं, उनकी अर्निंग्स अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सेक्टर रोटेशन चलती रहेगी। तो आने वाले दिन के लिए मेरा मानना है कि एक बजट एक ट्रिगर होगा जहां पे थोड़ी अलोकेशन बदल सकती है, मगर रियल बदलाव आपको मिड फरवरी में ही दिखेगा। ओके, वो है डीआईएस की बात मैं कर रहा हूं। अब एफआईएस का भी यही सोच होगा, क्योंकि वो भी अर्निंग्स को ट्रैक करते हुए, मगर ये जियोपॉलिटिक्स की में जो बलून है, सब लोग यहां पे देखो बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, उसको मैं प्रिक करना चाह रहा हूं, उसको फोड़ना चाह रहा हूं कि देखिए भैया, वर्ल्ड मार्केट का वाईटीडी परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है सिवाय इंडिया के। चाहे हो बॉटम से जाए, जर्मनी का इंडेक्स अप 2%, फुटसी इंग्लैंड का इंडेक्स अप 2%, जापान का इंडेक्स अप 7 to 8%, इमर्जिंग मार्केट अप 6%, और एमएससीआई वर्ल्ड भी 1.2 to 1.5 अप, एसएनपी 1.4 to 2, सबके सब इंडेक्स चल रहे। यानी एफआईएस ने छुट्टियों पे वापस आकर सभी देश में निवेश कर रहे सिवाय इंडिया के। तो जियोपॉलिटिक्स अगर हावी होती तो वो तो डर के मारे कहीं पे भी नहीं निवेश करते थे। ऐसा नहीं है भाई, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि अल्टीमेटली जो भी होता है, कुछ भी होता है, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, रेट कट का शायद माहौल है, तो मेरे को रिस्क ऑन एसेट्स खरीदना है, और इमर्जिंग मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, मगर इंडिया में नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया के बारे में क्या हुआ है
कि मिस्टर ट्रंप ने बोला कि पहले की 25% का मैं लगाऊंगा ईरान से जो भी खरीदारी कर। हम खाली 2 बिलियन से अंदर है हमारा टोटल रिलेशनशिप, और वो भी यस, ह्यूमैनिटेरियन कारण से हम ईरान को कुछ सप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो राइट, फिर भी क्या उसको एक्सक्यूज मानकर, क्योंकि ये एडिशनल 25% जो रशिया से तेल खरीदा वो भी एक्सक्यूज था उनको स्लैप करने के लिए टैरिफ। तो क्या इसको एक्सक्यूज मानकर ट्रंप और भी 25 लगा देंगे? ये डाउट आ गई थी मन में, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि वो 500% का भी टैरिफ का एक उन्होंने साइन कर दिया बिल, तो वो एक इंडिया के बारे में नेगेटिव हवा। फिर वो नए एम्बेसडर ने आके थोड़ी शांति दिलवाई कि नहीं नहीं, ट्रेड बिल पे बात हो रही है, और मिस्टर जयशंकर ने भी उधर कुछ बात की है विद द अमेरिकन काउंटर पार्ट। तो मिक्सड ओपिनियन है कि ट्रेड डील साइन होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने देखा कि जहां पर एक इंडिया के बारे में कोई सेनेटर उधर अपना ट्रंप को बात कर रहा था कि इंडिया बिल्कुल हिल नहीं रही है टैरिफ लगाते हुए, अपना वो ये कंटिन्यू कर रही है। और एक चिट्ठी अगर आपने पढ़ी, मैंने देखा है कि एक चिट्ठी एक अमेरिकन मिनेसोटा का एक फार्मर ने, जो लीडर ऑफ द फार्मर बॉडी है, उसने लिखा है ट्रंप को कि देखिए इंडिया ने 30% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है। इसके कारण हम इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारी पल्सेस जो इंडिया की जरूरत है उनके मन में प्रोटीन रिच पल्सेस जो वो, बट इंडिया ने नेचुरली हम एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे एक चिट्ठी डियर मिस्टर ट्रम्प करके लिखा, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, तो इसके कारण ट्रम्प और भी गुस्सा हो जाएंगे कि इंडिया नहीं खोल रही है। तो क्या है कि ट्रेड डील के बारे में अभी बात करना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब होती है आप उसको जगह मैं कहूंगा नेक्स्ट वीक करेंगे, कोई करेंगे, कितने भी डेडलाइंस आ गए, कितने भी डेट्स आ गए, अब फोकस इंडिया का भी यूएस ट्रेड डील पे नहीं है, यूरोप ट्रेड डील पे है, जो 26 जनवरी को हम धूमधाम से शायद उसका सेलिब्रेशन करेंगे। और पीयूष गोयल जी ने बता दिया ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। तो हम भी डाइवर्ट कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली 40% FII यूएस के होते हैं इंडिया में जो निवेश कर रहे हैं। तो यूएस के साथ कुछ सुलझाव होनी चाहिए, तभी ये कुछ देखेंगे। तो ये है हमारी हालत कि वी आर नॉट अ फेवर्ड मार्केट फॉर FII टुडे, एंड जियोपॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद। एक और धमकी आ गई है। हाँ, ट्रंप ने कहा कि जो भी डेनमार्क का अपोज करेगा हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। नहीं वो क्या है, बट हम एटलीस्ट स्मार्ट है, हम कुछ डेनमार्क के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे। मतलब ग्रीनलैंड अगर खरीदते समय डेनमार्क से किसी ने रोका तो मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा। अब पता नहीं, हम लोग तो डेनमार्क से क्या कुछ नहीं करते ज्यादा, लेकिन वो बहुत ही फुल ऑन है वो। सर अब आती बात हमारे बजट की। तो ये मैं होता हूँ बजट के ऊपर। तो ये मेरा मानना है कि इस बार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बजट, क्योंकि थोड़ी नर्वसनेस है, खास करके FIS के मन में। इंडियंस उतना इसके बारे में उतना डरते नहीं है, मगर FIS के मन में एक वो भी एक चीज है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये आंकड़े गवर्नमेंट की वेबसाइट से है, ये ऑथेंटिक है डेटा। ये गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स फॉर द अप्रैल टू नवंबर ना, तब तक के उन्होंने पब्लिश किया है। तो क्या दिख रहा है आपको वहां पर? लास्ट कॉलम पे ध्यान दीजिए, YOY चेंज, टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर डाउन 3.4%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 20% ऊपर है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या है इसमें अब 14%। क्या है वो? RBI का भयंकर 3.25 लाख करोड़ का डिविडेंड, और PSUs ने डिविडेंड दिया। तो गवर्नमेंट को बचा रही है ये वाली बात। और अगर हम इन रिसीट्स का नॉन टैक्स रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें 2 स्लाइड के बाद, फिर वो एक्सपेंडिचर वाला स्लाइड में आते हैं, 1 मिनट, नहीं नेक्स्ट, ये है टोटल टैक्स रेवेन्यू की बात। अब उसमें देखिए डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हैव ग्रोन ओनली 6%। अब बजट में नॉमिनल GDP का 9.9% लिया था एक्सपेक्टेशन, और टैक्स रेवेन्यूज का प्रोजेक्शन भी 9.9% लिया था। अब एक्चुअल नॉमिनल GDP का बढ़त 8.9 पे आ गया है, और टैक्स रेवेन्यू उस हिसाब में भी नहीं बढ़ा है अभी। तो ये एक चिंता वाली बात है कि क्या अगले 5 महीने में ये टैक्स रेवेन्यू आके मेकअप हो जाएगा कि नहीं, डाउट। सेकेंड, GST कलेक्शन ओनली 1.7% अप, यस, और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो नेगेटिव।
तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन इस बार आरबीआई और पीएसयू डिविडेंड ने बचा लिया है अब तक। अब ये सितंबर 22 को ही जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था, तो इसमें 1.5 महीने का ही आंकड़े हैं नवंबर तक। अभी आगे और आएंगे। आगे अब ऑटो की सेल्स अच्छी हुई है तो उसके साथ जीएसटी कलेक्शन थोड़ी बढ़ सकती है, मगर बाकी के कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी में कुछ खास हुआ नहीं है सेल्स नंबर्स। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अब इसके कारण एक डाउट है ऑन फिस्कल डेफिसिट। तो अब एक्सपेंडिचर स्लाइड में जाएंगे। बहुत विचित्र बात है कि गवर्नमेंट ने इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 28% बढ़ा दिया। ये बड़ी बात है। बट इसका आंसर भी है मेरे पास। ये है इंडो पाक वॉर के कारण डिफेंस में हमें अपना जो भी हमने अम्यूनिशन यूज किया था उसको रिस्टोर करना था ना, तो शायद आंसर उसमें है कि इसलिए हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया एज पर द प्लान। नहीं, बहुत ही 28% ऑलरेडी खर्चा किया। मगर चीज क्या है कि फिस्कल डेफिसिट देखिए, इट इज ऑलरेडी रीच 62.5% ऑफ बजट एस्टिमेट इन 5 months ओनली। देखो 5 महीने में कितना होना चाहिए आपको, 50% ही होना चाहिए ना। 5 डिवाइडेड बाई 12, अप्रैल टू नवंबर 5 months है ना। कितना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, 8 महीना है। 8 महीना, तो 8 महीना है, तो ये 62% फिस्कल डेफिसिट 62% आ गया है। तो इसके बाद अब ये 4.4% का जो कमिटमेंट दिया है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है, आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया, तो 4.4% को मीट कर देंगे या नहीं, एक छोटी सी डाउट मन में आती है, खास करके एफआईएस के लिए, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज इसको खास करके देखेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस है कि जरूर गवर्नमेंट मिल करेगी। कैसे मिल करेगी? कि वो एक्सपेंडिचर को और भी कम करा देगी, यानी इस साल के लास्ट तिमाही में जो भी एक्सपेंडिचर करना है उसको सभी डिपार्टमेंट को कह देगी कि अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दो भाई, इस साल में अकाउंट मत करो। क्योंकि ये तिमाही में जो होती है बजट, तो 1 फरवरी को होती है, तो वो इस साल का प्रोजेक्शन बेस करेगी ना, जो कहते हैं आरई कहते हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स कहते हैं ना। तो उसमें वो 4.4 दिखाकर एक्सपेंडिचर को कम दिखा सकती है और डिपार्टमेंट को भी कह सकती है कि फरवरी और मार्च में आप इस साल का खर्चा मत कीजिए, उसको अगले साल में कीजिए। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, अगर वो अपना कैपेक्स अगले साल के लिए प्रोजेक्ट कराते हैं और अगले 2 महीने नहीं करते हैं, तो फिर हमारी जो ग्रोथ है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि ग्रोथ हुई इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स बहुत हुआ है, प्राइवेट में तो हुआ नहीं, तो वो एक चैलेंज आएगा फिर जीडीपी में भी। नहीं, मगर असलियत तो असलियत है ना। कि इंपॉर्टेंस देखिए, फिस्कल डेफिसिट का नंबर 1 इंपॉर्टेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेकंड इंपॉर्टेंस है, फिर गवर्नमेंट के टैक्स गिव अवे, जो उम्मीदें बढ़ रही है कि गवर्नमेंट टैक्स में राहत देगी। अरे ऐसी सिचुएशन में राहत कैसे दे सकती है? राइट तो वो उम्मीद भी अगर कैपिटल मार्केट ओर से ये बढ़ रही है, एक एक्सपेक्टेशन कि गवर्नमेंट अभी इनकम टैक्स में और राहत दिलाएगी, कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ करेगी, राहत दे देगी। मेरे ख्याल में अभी तक को जो आंकड़े हैं उससे नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट के पास रूम और कुशन है ऐसी चीजों के लिए। तो इस साल का जो है, फर्स्ट इस साल की बात, सेकंड इस साल के बेसिस पे अगले साल को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? क्या नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगले साल के लिए उठाकर जाने वाले हैं 8.5, 9, 9.5, 10? उस बेसिस पे पूरा आपको बजट अरिथमेटिक कंप्लीटली आपको चेंज हो जाएगा ना। यस राइट तो ये सब चीज मैं कह रहा हूं कि मैंने जैसे आंकड़े देखे तो मैंने माना कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट झेल लेगी, 4.4% दिखा दी, वो कॉन्फिडेंस है। और अगले साल के लिए हमने स्मार्टली पहले ही क्या कर दिया, लास्ट ईयर याद होगा आपको, हमने ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट को छोड़कर हमने कहा कि गवर्नमेंट बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 50% के नीचे लाएंगे। तो उसको गवर्नमेंट भी शायद फ्यूचर की फिस्कल डेफिसिट में कमिटमेंट नहीं दे सकती है। अब वो एफआईआईज और रेटिंग एजेंसी उसको कैसे देखते हैं वो भी देखना है। अगले साल की बात, मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर के एक्चुअल्स और नेक्स्ट ईयर के कैसे वो प्लान्स कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बार बजट में इट्स वेरी वेरी क्रूशियल बजट। तो इसीलिए मैं कहूं कि डीआईएस और एफआईएस दोनों इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए बजट तक
मैं नहीं मान रहा हूं कि कोई बड़ी मार्केट में मूव आएगी, क्योंकि एक आध सेक्टर का अच्छा कुछ इधर एक एक्सपेक्टेशन है कि बजट में कुछ उसको सपोर्ट मिलेगी या फिर उसकी अर्निंग्स अच्छी आती है तो किसी और सेक्टर को बेच कर ही उसको खरीदेंगे। तो सेक्टरल परफॉर्मेंस में डाइवर्जेंस हो सकता है टिल द बजट, मगर ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट के लिए फ्रेश पैसा जाके कमिट करना बजट के बाद डेटा को एनालाइज करके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा, और तब तक अर्निंग सीजन की प्रोग्रेस को भी हाथ में लेते हुए तो मेरे ख्याल में फरवरी में डीआईएस जम के खर्चा करेंगे। किसको किसी सेक्टर को खरीदना है उनको, इट्स ओनली नॉट अ चॉइस, कैश में नहीं रह सकते ज्यादा दिन। सर तो आमतौर पे ये होता था कि हाँ। जब आखिरी के 1-2 महीने बचते थे तो सरकार की कंपनियां या सरकारी जो विभाग होते थे वो ज्यादा खर्चा करते थे जिससे कि क्लोजिंग करें ईयर की, अगले साल ना करें। लेकिन अब इस बार उनको वो खर्चा अगले साल करना पड़ेगा, तो यानी वो अपने हाथ दबा के खर्चा करेंगे। तो ये तो मतलब थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कट से अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को बेनिफिट मिलती है, तो अगर गवर्नमेंट अपना बेल्ट को टाइट करती है तो ऐसे इम्पैक्ट उसका प्राइवेट सेक्टर पे ही दिखेगा ना। तो वही है। और न्यू बजट में अभी 11 लाख करोड़ है ना यहाँ पर नंबर, बजट एस्टिमेट फॉर कैपेक्स। अब अगले साल के लिए पहली चीज है कि रिवाइज एस्टिमेट में क्या खर्चा बताएंगे इस साल का। अब 6.5 लाख करोड़ दिख रहा है उधर, अप्रैल टू नवंबर। अब वो इस साल के नंबर में क्या 10 लाख करोड़ दिखाएगी या 11 का 11 दिखाएगी, और ग्रोथ उस बेसिस पे होगा। सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव अगर वो 11 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ कर देते हैं कि गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही, क्योंकि ग्रोथ ही उस पर टिकी हुई है। अच्छा एक सवाल और सर, मान लीजिए पूरा बजट 50 लाख करोड़ का बनाया इन्होंने और रेवेन्यू रिसीट्स उनकी आ रही कम, तो उसको ब्रिज गैप करते लोन लेती सरकार, गवर्नमेंट बोरोइंग कैलेंडर भी आएगा। बट जो बॉन्ड यील्ड आप इसमें देख रहे हैं वो तो कुछ और ही सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग के मूड में नहीं हो सकती। नहीं, मगर एक चीज आपने देखा कि आरबीआई का पूरा 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट बॉन्ड यील्ड में बिल्कुल नहीं दिखा है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। तो वो लोग मान रहे हैं कि गवर्नमेंट बोरिंग ज्यादा करेगी, क्राउड आउट करेगी प्राइवेट सेक्टर को, इसलिए लॉन्ग टर्म यील्ड गिरे नहीं है। देख रहे हैं आप, लॉन्ग टर्म यील्ड गिरा नहीं है। आरबीआई का रेट कट 125 बेसिस पॉइंट कहां था रेट कट के पहले, वही 6.5 पे है हम, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग रेट में, बिकॉज मार्केट क्लियरली एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट को बोरोइंग करना पड़ेगा। मगर इस साल वो मेरा ख्याल है कि वो बोरोइंग को ज्यादा नहीं दिखा सकते, बिकॉज उन्होंने वो टारगेट भी दिखाया है ना कि गवर्नमेंट बोरोइंग कम होगी, तो तो सभी जगह के से घेर लिया है सिचुएशन ने। राइट। तो बात इसी के ऊपर है। और एक फाइनल पॉइंट बजट के अलावा जो मार्केट में एफआईएस की बात करें तो वो है तेल के दाम की जो एक रणनीति हुई है। जब वेनेजुएला पे वार हुआ था इमीडिएटली तेल का दाम गिर गया था, बिकॉज वो वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व्स में है तो वो तेल आ जाएगी। उसके बाद अब क्रूड एक्चुअली $6 बढ़ गया है। यस, तो वो इंडिया के लिए नेगेटिव है। हाँ, एफआईएस के लिए आपने पूछा, मगर वो क्या ट्रेंड सस्टेन होता है कि नहीं देखना है। मगर आपके लिए जो 58 तक ब्रेंट क्रूड गया, अभी वापस 66 के लेवल पे जा रहा है ना, तो $8 बढ़ गया है। तो वो भी इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं है एफआईएस के मन में, क्योंकि वो करेंसी इसके ऊपर करेंसी का भी इंपैक्ट आता है। और रुपये भी वीकन हो गया इस हफ्ते, देखिए आपने रुपये 90 के ऊपर चल रहा है। हाँ, तो ये सब मिलाकर सिचुएशन एक मैं कहूंगा कि नर्वस मार्केट्स, नर्वस एफआईआईस, नर्वस डीआईआईस और गवर्नमेंट की सिचुएशन के बारे में एक लेवल की अनसर्टेनिटी। तो बस 15 दिन बजट का डर है, बजट का नर्वसनेस है। बिल्कुल। तो ये आंकड़े देख रहे हो, ये सब देख रहे हैं आंकड़े, ये मेरे लिए अलग थोड़ी है, सबके पास है, एफआईएस के पास खास ये सब एनालाइज करेंगे वो। और वो गवर्नमेंट से साइलेंटली उनका भी होगा ना, कोई जाके पूछताछ करेगा कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ये वाली है, खबर निकालने की कोशिश करेंगे बिफोर दैट। तो यही में हुआ था कि जनवरी 1 और 2 में आपने देखा, या मे बी दिसंबर लास्ट वीक में एक रेलवे और डिफेंस में एक रैली हुआ था, बजट रैली कह रहे थे उसको, वो भी फिसल गया। इस बार तो प्री बजट रैली का मूड ही नहीं बन रहा है।
नेचुरली आपको तो वही है, सिचुएशन ऐसी है। मगर ये सब क्या है ना, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म आउटलुक है। मैं कह रहा हूं कि फरवरी में डीआईएस जम के खरीदेंगे और एफआईएस की वापसी नहीं हुई भी मार्केट नई हाई लेवल्स छू सकती है, बिकॉज उनको चाहिए क्लैरिटी कि कौन सी सेक्टर को खरीदना है। और अगर वो इंडेक्स हेवी सेक्टर्स में खरीदारी करते हैं तो मार्केट लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा। कौन सा है इंडेक्स हेवी सेक्टर्स? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 30% ऑफ लार्ज कैप है, आईटी एक 10-11% है, एफएमसीजी एक 5-6% है। तो उनकी खरीदारी अगर इन सेक्टर्स में होती है तो मार्केट निफ्टी सेंसेक्स न्यू हाईस पहुंच सकते हैं फरवरी में। तो ये बहुत एक शॉर्ट टर्म नर्वस ट्रेंड है, इसलिए मैं इससे पूरे साल का ऐसे महीना कुछ लगाने का नहीं है, आउटलुक को बदलने का नहीं। ये जस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति है, वही मैं बताऊंगा। अभी जाके एक भयंकर कैपिटल को अलोकेट करना, ये स्टॉक खरीदना, सेक्टर खरीदना, मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा साइडलाइंस में वेट कीजिए। करना है जो एक स्टैगर्ड तरीके से थोड़ा थोड़ा डालिए, राइट। बट अभी कोई सेक्टर कॉल, ये कॉल लेने का एक, क्योंकि एक देखिए बजट में अनाउंसमेंट हुआ तो किसी के समझिए कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने कुछ बता दिया तो एकदम, क्योंकि अभी राफेल का डील भी साइन किया तो बजट में आना है ना उसको, नया राफेल का डील तो भी बजट में एक्सपेक्ट होगा। तो बजट डिफेंस स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है जस्ट आउट ऑफ द बजट, बट क्या वो सस्टेन करके टिकेगी थ्रू द ईयर, वी डोंट नो। तो ट्रेडर होंगे तो वो कह सकते हैं अरे ये होगा तो मैं शॉर्ट टर्म पॉप क्लिक करूंगा, वो तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है, वो ट्रेडर्स को करने दो, वो उनको जो करना है। बट एज एन इन्वेस्टर ये सावधानी का वक्त है, अलोकेट स्टैगर करके अलोकेट करना और किसी सेक्टर को चुनना इस हालत में इट्स नॉट गुड। तो 15 दिन का पॉज पीरियड है, 15 दिन का पॉज पीरियड है। तो देखिए खबर कुछ अच्छी आती है आपको मतलब 18-12-13 दिन रुक जाओ, कुछ मत करो बीच में, संडे सैटरडे 26 जनवरी छोड़ दो 1 तारीख को संडे को बजट आएगा, कितनी बढ़िया बात है, मार्केट भी खुलेगा। करेक्ट तो हमारी भी वो संडे की शो हमें बजट के बाद करना चाहिए थे। एग्जैक्टली, बजट के दिन करेंगे हम, जैसे ही बजट खत्म होगा उसके बाद करेंगे, सुन के बजट की वीक क्या क्या हुआ तो संडे को उसी दिन करेंगे, तो बजट जैसे ही खत्म हो उसके बाद करेंगे। लेकिन ये आप हम लोगों ने इसमें जो चर्चा की उसमें 3 पॉइंट निकलना है। एक, आप ये कह रहे हैं कि एफआईआई का मूव देख के घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बिहेवियर जैसा था वैसा ही है। दूसरा, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफआईआई ने बाकी कहीं नहीं बेचा, जो इंडिया में बेचे तो वही बेचा। तीसरा, बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर नाउ, और उसको देखना है क्योंकि सरकार बहुत तरफ से घिरी हुई है, कैसे वो इससे निकलते हैं उस पर डिसाइड होगा एफआईआई का मूव और डोमेस्टिक का मूव और आपका मूव। तो इसलिए थोड़ी देर इंतजार करना ज्यादा बेहतर है। ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एलोकेशन के लिए अर्निंग सीजन को गौर से स्टडी कीजिए। सो अभी तक की जो सर अर्निंग आई है, हमने उसमें देखा कि आपने भी दिखाया उसमें कि प्रॉफिट में और मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। इवन विदाउट डिस्कसिंग इंडिविजुअल कंपनी, रिलायंस का रिजल्ट कल आया, मैं उसको एनालाइज कर रहा था, तो उसमें उनका केवल O2C जिसको बोलते हैं ऑयल टू केमिकल, उसने ठीक ठाक किया है। डिजिटल में बेटर है, लेकिन आरपू कुछ मतलब 12 रुपए 70 पैसे से 12.40 से 13.70 हुआ है, तो इसमें मीगर। तो अब वो वाला हमने आपको एक बार जो बताया था कि वो केस इन पॉइंट है कि टैरिफ बढ़ेगा, क्योंकि आरपू तभी बढ़ेगा जब टैरिफ बढ़ेगा, तो वो भी है। और रिटेल का बड़ा सबड्यूड बिजनेस है। उन्होंने अपनी कमेंट्री में बताया कि जीएसटी का एडजस्टमेंट और आरसीपीएल अलग किया था, वो सारी चीजें हुई है, तो मतलब बहुत ग्रेट नंबर नहीं थे उसके भी, तो नॉट सेइंग एनीथिंग रिलायंस, बट ऐसा सही लग रहा है कि ये अर्निंग सीजन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। तो ये पूरा सीजन हमें बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर का और फाइनेंशियल का जो भी है नंबर्स डिसेंट आए। आई थिंक खाली एक आध प्राइवेट सेक्टर छोटी बैंक का नंबर ठीक नहीं था, बाकी के देखे तो एमसीज के नंबर, पब्लिक सेक्टर बैंक से नंबर, ये सब यूनियन बैंक के नंबर, क्या बेहतरीन नंबर यूनियन बैंक क्या है, बहुत ही अच्छा। और आप पीएसयू बैंक की थीम तो इस साल की सुपरहिट थीम, मतलब इस साल भी चल रही है वो, 2026 में भी पीएसयू बैंक की धुआंधार तेजी बनाए हुए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सेक्टोरली अभी कोई चॉइस बनाना ठीक नहीं है क्या? 2 हफ्ते की बात है यार, 2 हफ्ते 3 हफ्ते अर्निंग सीजन की 2 हफ्ते ना ही बजट आ जाएगा, बट आपको ढेर सारी कंपनियों के रिजल्ट्स भी हाथ में आ जाएंगे। तो वो है। और देखिए क्या है ना, आम रिटेल निवेशक की प्रॉब्लम क्या है ना, अब इन्फोसिस का देखिए नंबर डाउन थे, हाँ, बट स्टॉक चली,
क्योंकि एक नंबर गाइड डाउन होने का एक वन टाइम लेबर कोड का इम्पैक्ट था, दूसरा हाँ उन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया। अब ये रिटेल निवेशक ईपीएस डाउन हो गया तो क्या बेच डालता है। तो इसीलिए ना अर्निंग्स का भी एक स्टडी करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हाँ गाइडेंस होता है, क्या अर्निंग्स डाउन हुई वन ऑफ के कारण या एक बिजनेस के अंदर ही कुछ लफड़ा है। तो ये हम्म, सब उतना आसान नहीं है रिटेल निवेशक को ये अर्निंग्स लेकर इमीडिएटली रिएक्ट करना। तो इसलिए मैं कह रहा हम्म, हूँ कि अर्निंग्स कैसे भी आए, गाइडेंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम्म। राइट, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वही अर्निंग्स को थोड़ा देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से, एंगल लेकिन से। जो बिग थीम है उसको यहाँ पे देख के रोकना पड़ेगा। तो नेट नेट आज की चर्चा का सर सार ये निकल रहा है कि भाई 8-10 दिन तो आराम करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, क्योंकि ये बजट तो मैंने शुरू से मुझे लग रहा था कि इस साल का बजट ना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नहीं सरकार के बहुत हाथ बंधे हुए हैं, खर्चे करोगे तो कैसे करोगे आप। नहीं, इसीलिए ना इस साल मेरा मानना है कि इस बजट में गवर्नमेंट का खर्चा उतना ड्राइवर नहीं होगा, रिफॉर्म्स और पॉलिसी जिससे वो प्राइवेट सेक्टर बोथ कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं। हम्म। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे उतना नहीं होगा क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, मगर पॉलिसी रिफॉर्म्स में खर्चा नहीं होता है, डायरेक्शन डालना, सर जैसे टैक्स में कोई पीएसयू रिजिक बैंक। कर सकते हैं क्या, हाँ, किसका? टैक्स में कोई रिजिक कर सकते हैं। इवन आप बहुत चर्चा फेवरेबली पूछ रहे हैं कि अनफेवरेबली पूछ रहे हैं? फेवरेबली पूछ रहा हूं मैं। देखिए देखिए तो देखो, फेवरेबली करने के लिए देखिए उन्होंने लास्ट ईयर बजट में कर दिया, वो 1 लाख करोड़ का गिव अवे था, याद होगा आपको, राइट? और फिर जीएसटी का भी गिव अवे कर दिया। और कितना उम्मीद रख रहे हो, कितना करेगी भैया? लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की डेफिनेशन चेंज करना है, कि अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं तो जीरो लॉन्ग टर्म। भाई लॉन्ग टर्म आप मुझसे करवाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूं, तब भी आप मुझे 12.5% क्यों लेंगे, आप उसको जीरो कर दीजिए 3 साल के आगे, ग्रेटर देन 3 years इट्स अ जीरो, अगर ये डेफिनेशन चेंज कर देगा। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? सर हम नहीं, आप मार्केट अपना में फायदा सोच रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए गवर्नमेंट उधर बैठ के सोच रही है कि वोटर को मैं खुश करूं, रेटिंग हाँ, एजेंसी को खुश करूं, यानी हाँ, एफडीआई वाले को खुश करूं, ठीक खुश है, करो। हाँ, और जीडीपी को बढ़ाऊं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाऊं। तो हाँ, ये आप कैपिटल मार्केट वाले बंदे ना उस कहीं हाँ, पे नहीं शामिल होते यार। आप जाके एसी कमरे में बैठ के वोट नहीं डालते जाके धूप में निकल के, राइट? यस। आप मीडिया में भोंकते हो, मगर ग्राउंड लेवल पे आप क्या करते हो? ते उनके मन से देखिए ना, आपको कुछ दे के, राहत दे के उनका क्या बदलने वाला है? क्या इलेक्शन जीत पाओगे वो? नहीं। तो आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है इस प्रोसेस में, राइट? इसलिए वैसे ही 1-2% लोग ही कौन सुनता है। नहीं, आम जनता ओके, के लिए मेरे ख्याल में वो ओल्ड टैक्स रेजिम को शायद मौका देकर हटा सकते हैं कंप्लीटली। अभी बाय डिफॉल्ट तो है ही, अगर आपने चूज नहीं किया तो नए में ही जाएंगे आप, अभी भी है। नहीं चूज किया, बट स्टिल इट्स ओनली अबाउट 50-60% नियर रेजिम पे गए हैं, अभी भी हाँ, लेकिन 30-40%। उन्होंने कहा भी था ये निर्मला मैडम ने कि ग्रेजुअली हम न्यू में ही शिफ्ट कर जाएंगे, तो मे भी हो सकता है इस साल वो कह दें कि नए फाइनेंशियल ईयर से न्यू रिजीम ही चलेगा, तो तो न्यू वो एक रिजीम वो हो सकता मार्केट कैसी उसको देखेगी, एनालाइज उसको ऑब्जॉर्व कैसे करेगी पता नहीं मुझे, क्या उसको पॉजिटिवली लेगी या नेगेटिवली लेगी उस चीज को है। हम्म, एज अ टैक्स। बिकॉज वो बहुत से लोग कहेंगे कि अरे यार सेविंग्स की के ऊपर ये डाल दिया, ये एक एक्सक्यूज था लोगों को सेविंग्स करने के लिए, हम्म, पीपीएफ में, या घर खरीदा तो दो उस- लाख तक का आपको एटीसी का था, और हम्म, फिर ईएलएसएस स्कीम्स, ईएलएसएस स्कीम एज इट इज आउट ऑफ फेवर हो रही है हर महीने, तो नेगेटिव ही हो रहा है फ्लोस उधर। मगर क्या होता है कि ये को नेगेटिव फॉर सेविंग्स होता है ना, अगर आपने पूरे इंसेंटिव फॉर सेविंग को हटा दिया तो हम्म, नेगेटिव फॉर सेविंग्स होता है। और और कुछ खबरें आ रही है कि बैंक वाले बहुत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम्म, कि बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट को टैक्स फ्री करो। गुड क्योंकि आइडिया। लोग बैंक डिपॉजिट ग्रो नहीं हो रही है, क्रेडिट यस, ग्रोथ 80%, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपने देखा यस, 80%। तो क्या हो रहा है कि बैंक्स आर फोर्स टू बोरो इन द मार्केट, डेट कैपिटल मार्केट, हाँ, और उस हिसाब से डिपॉजिट नहीं आ रहे, तो उनको भी चाहे फाइनेंस मिनिस्टर से कहेंगे
कि अगर हाँ, लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो हम कैसे फाइनेंस करेंगे, क्योंकि कैसे अभी फाइनेंस तो एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, जैसे आईसीआईसीआई होते हुआ करती थी वो वाला, हुआ करती थी, ऐसे यस। तो नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही उठाना है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाना है, तो उनको भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल की जरूरत है। तो शायद उनके तौर से रिप्रेजेंटेशन गया है कि बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट को टैक्स फ्री करा दो ना। सर बहुत पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव पब्लिक होगा क्योंकि आम जनता के लिए पब्लिक बहुत बहुत खुश हो पब्लिक जाएगी पब्लिक। फिर तो दनादन एफडी करेंगे लोग। क्योंकि अभी नेट ऑफ टैक्स, अभी मान लीजिए 7% में आपने किया तो नेट ऑफ टैक्स आपका बहुत कम बचता था, तो ये 7% पक्का हो गया ना, तो सर लेकिन इसमें मार्केट में दिक्कत हो जाएगी फिर। नेचुरली क्योंकि जैसे एक आरबीआई का जो सॉवरेन बॉन्ड है 8.05% वो फ्लोटिंग रेट में, जिस दिन उसको फिक्स कर दें हाँ मैसिव मनी उधर चली जाएगी, क्योंकि 8% आपको एकदम परफेक्ट मिल रहा है, कोई टैक्स वैक्स नहीं, लफड़ा नहीं है उसमें, हम आप उसमें जो भी टैक्स दे देंगे, आप फिक्स तो करो उसको। तो ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है ये। इधर से करोगे तो मुश्किल, इधर से करोगे तो मुश्किल। सी एंड मोर इम्पोर्टेंटली और एक चीज मैं देख रहा हूँ, मुझे मोर इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की सोच ऑन व्हाट नॉमिनल जीडीपी फॉर नेक्स्ट ईयर, ये एक डायरेक्शन देगा। क्योंकि अगर वो लेट्स से 9.5 10 लेती है तो जनरली गवर्नमेंट री इन्फ्लेशन की बात बहुत सीरियसली सोच रही है, और इसीलिए वो प्रोजेक्शन ऐसा उठ रहा है। क्योंकि अगले साल की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 to 6.9, वेरियस मैंने देखा 20 एजेंसीज का मैंने एवरेज निकाला, 6.5 to 6.9 है। अब 6.5 to 6.9 में इन्फ्लेशन ये 2% में रहता है तो गई। नहीं, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है इसके बारे में, क्योंकि उनकी जो प्रोजेक्शन होगी अगले साल के लिए वो नॉमिनल जीडीपी के प्रोजेक्शन से उनका एक थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस मन में आ समझ सकता है, में क्या वो री इन्फ्लेशन के बारे में सोच रही है। वो एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है री इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी। क्योंकि रूरल साइड में फूड इन्फ्लेशन गिरता है तो इट्स वेरी नेगेटिव फॉर कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन। तो हम नो दैट वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हम खाली इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन शुड नॉट गो सो लो। फार्मर्स की हालत दिक्कत हो गई तो देश की हालत ही, दे आर द फूड व्हाट यू कॉल द फीडर ऑफ द नेशन, फीडर ऑफ द। सो ये सब चीज इसलिए बजट में बहुत से मेरे को अनराइवल करना है, जैसे एक प्याज को निकालते हैं लेयर आफ्टर लेयर, छिलके सभी छिलके लेयर्स को देखने पड़ेंगे। और लेकिन प्याज में जब सारे छिलके निकालते बीच में कुछ नहीं बचता है। मतलब ये एक बार एक सोशियोलॉजी, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ऑगस्ट कॉम्ट, तो जो ओल्ड सोशियोलॉजी के फादर उनको बुलाया था, जैसे मॉडर्न सोशियोलॉजी लेवी स्ट्रॉस थे, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने एक बात कही थी कि किसी प्रॉब्लम को ना आप अगर छिलके की तरह उतारते रहो जीरो मिलेगा आपको, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लोकल सोल्यूशन ढूंढो, बहुत ज्यादा पीछे जाने की कोशिश मत करो। एनीवे, चलो बहुत ही मजा आया सर, देखते हैं बजट में क्या होगा, लेकिन इस बार का बजट वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स जो एफआई सुनते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, टारगेट जीडीपी का क्या है, बोरोइंग गवर्नमेंट की कितनी होने वाली है, इन सब पर वो अपना व्यू बनाते हैं लॉन्ग टर्म का। तो लेट्स सी क्या होता है। करेक्ट। और अभी तो 2 हफ्ते और हैं, देखते हैं इस 2 हफ्ते के बीच में मार्केट में क्या होता है सर। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और बजट के दिन हम लोग संडे को बजट सुनने के बाद, बजट खत्म हो जाएगा 1-2 बजे तक, तो फिर हम लोग उसके बाद कभी भी शो रिकॉर्ड करेंगे, तो वो वाला शो बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।